लालू जी के अंदर जो एक किंग मेकर वाला जो एक गुण था, उनके अंदर जो क्वालिटी थी कि वो जहां खड़े हो जाते थे भीड़ वहीं से शुरू होती थी। करिश्मा आप देख पाते हैं तेजस्वी जी में आज या तेजस्वी जी का कार्यक्रम बन रहा है 17 तारीख से यात्रा के लिए और 2 सितंबर तक, संभवतः 2 सितंबर तक खत्म होगा। तो एकता का ये उदाहरण नहीं है क्या कि हम ये कहें बलात्कार हो रहा है, हत्या हो रही है, न्याय नहीं मिल रहा है। उसके बीच में भी बात होती है न्याय इसलिए नहीं मिल रहा है कि नीतीश कुमार की सरकार में शासन का चरित्र है। काजल नाम की लड़की 18-19 साल की थी, उसका अपहरण होता है पूर्णिया, उसका बलात्कार होता है, उसकी हत्या हो जाती है, न्याय आज तक नहीं मिला। इस बार जब नीतीश जी पुनः गए लालू जी के यहाँ कि हमको अब जो हो गया सब भूल जाइए, हम तेजस्वी जी को नेता बना देंगे, उसमें गुण है, ये कहा नीतीश जी ने, उसमें पोटेंशियलिटी है। तो तेजस्वी ने कहा कि इस आधार पर मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा, मुद्दा पर बात कीजिए। जो हमारा विजन है इसका पर कैपिटा इनकम बढ़ाने के लिए, गरीबी मिटाने के लिए, पलायन को रोकने के लिए, सिंचाई देने के लिए, बाढ़ की समस्या समाधान करने के लिए। तो अभी मुख्यमंत्री ने क्या है कि पुलिस का जुर्म है, पुलिस का राज है, इसके बाद जो विशेषण जोड़ दीजिए, जनता की नहीं कोई सुनवाई है। और खास करके जो जनता अति पिछड़ा है, दलित है, उसकी कोई सुनवाई नहीं। मुट्ठी भर लोग की सरकार ट्विटर हैंडल से, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से उन्हें ट्वीट कर दिया 1100 रुपया, वही 1100, 1500 करता। नमस्कार, मैं हूं ज्योत्सना प्रियदर्शनी, आप देख रहे हैं वॉच न्यूज। बिहार की सियासत इन दिनों गर्म है, अटकलबाजी का बाजार है, दल बदल करने को लोग तैयार हैं। लोगों से मेरा मतलब नेताओं से है। कई तरह के अफवाह भी हैं और कई तरह की उम्मीदें भी। जनता भी शायद एक नई सरकार की ओर देख रही है। आइए हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक कद्दावर नेता, जिनकी पकड़ कहते हैं कि जो पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग है, उसमें बहुत मजबूत है। इन्होंने कर्पूरी ठाकुर के साथ काम किया, लालू यादव के साथ काम किया, नीतीश कुमार के साथ काम किया, तो आप समझ सकते हैं कितने अनुभवी होंगे। तो हम बात कर रहे हैं राजद के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल जी के बारे में। आइए बात करते हैं उनसे। बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद सर, आपने एक लंबा दौर देखा है राजनीति का, कद्दावर नेता के तौर पे जाने जाते हैं। ऐसा मानते हैं कि राजद में आपको जिस पद पे अभी बिठाया गया है वो इसलिए क्योंकि अति पिछड़ों में आपकी एक गहरी पैठ है, खास तौर से मिथिलांचल का एरिया अगर हम कहें तो। आप इसको कितना सही मानते हैं और कितना गलत मानते हैं? कोई भी व्यक्ति अपना मूल्यांकन सही नहीं कर सकता है जी। और करता है जो करता है वो दम्भ होता है उसमें। तो मैं अपने बारे में नहीं कह सकता हूँ कि हमारा क्या मूल्यांकन है और जो अति पिछड़ा लोग हैं वो हमको किस रूप में देखते हैं। हाँ, ये संतोष होता है कि जहाँ जाते हैं वहाँ थोड़ा मुखातिब दिखते हैं लोगों को अपने तरफ। अब राष्ट्रीय जनता दल ने हमको अध्यक्ष बनाया बिहार प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल का, तो ये मेरे लिए चुनौती है, दायित्व बड़ा है, क्योंकि चुनाव का वक्त है, आने वाला चुनाव है चंद महीनों में जी। तो ये दायित्व है कि बिहार में जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, खास करके उसमें अति पिछड़ा भी हैं, तो उनकी गोलबंदी कैसे हो राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष में, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि आज की तारीख में बिहार में राष्ट्रीय जनता दल का सबसे बड़ा जनाधार है
और विपक्ष की पार्टी है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, जी। मास भी है। और माई समीकरण जो कहा जाता है, तो माई समीकरण में मुस्लिम और यादव, वो दोनों का वोट जोड़ दिया जाए तो 32-34% होता है। तो ये है पॉजिटिव वोट, सकारात्मक वोट है, ये जनाधार है असली। तो ये किसी के पास नहीं है बिहार में। लालू यादव जी ने सबों के लिए काम किया और इसीलिए 1995 में जब नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी ने या और पार्टियां ने घोषित किया कि मुख्यमंत्री होंगे, वो समता पार्टी थी उस समय में उनकी, तो उनको मुख्यमंत्री के रूप में घोषित कर दिया गया था। और हेलीकॉप्टर से चुनाव प्रचार होता था, तो हेलीकॉप्टर की संख्या आरजेडी अति, उसमें जनता दल था, जनता दल से ज्यादा समता पार्टी के पास था। तो लालू जी ने कहा कि हमारा जिन निकलेगा बक्सा से, जिन निकलेगा बक्सा से। हाँ, बड़ा पॉपुलर हुआ था उस टाइम। तो जिन निकला, झारखंड बिहार एक था, बहुमत ही नहीं हुआ, अजय बहुमत हुआ। तो वो जिन की जो शक्ति थी उसके सामने में किसी का नहीं चला और वो बहुत यूनाइटेड फोर्स था। इस फोर्स में विभाजन हो गया। राष्ट्रीय जनता दल की ताकत घटी नहीं, लेकिन जो विभाजित शक्तियां थी उसके चलते कमजोर हो गई, वोट के दृष्टिकोण से, सत्ता पाने के दृष्टिकोण से। बावजूद इसके 32% से ज्यादा वोट मिला। इस बार हवा एनडीए के विपरीत बह रही है। अति पिछड़ा लोग जो कंसोलिडेटेड फोर्स था एनडीए का, जेडीयू का, वो कंसोलिडेशन नहीं रहा, वो बिखर गया है। और अति पिछड़ा को ऐसा महसूस हो रहा है कि 20 वर्षों में हमको नीतीश कुमार ने धोखा दिया है, ठगा है, हमारे साथ छल किया है। क्योंकि उनके लोगों की न ब्यूरोक्रेसी में कोई भूमिका है, न उस समाज से आए हुए पॉलिटिशियन की का कोई वजूद है बचा हुआ। जो भी वजूद अस्तित्व था नीचे से ऊपर तक वो खत्म हो गया। समाजवादी आंदोलन में डॉक्टर लोहिया का प्रयोगशाला रहा है बिहार। डॉक्टर लोहिया जो व्याख्या करते थे जाति आधारित समाज की, तो एक बात वो कहते थे कि जो लीडरशिप जो पैदा होगा, जिसके लिए परिवर्तन चाहिए, जिसके लिए सत्ता चाहिए, जिसके लिए बदलाव चाहिए, तो नेतृत्व उसी के बीच से पैदा होगा। और ये नेतृत्व होगा गांव पंचायत से लेके प्रखंड, जिला और राष्ट्रीय स्तर तक, राज्य स्तर तक। तो उसमें 3 चीज की बात वो कहते थे। वो नेतृत्व प्रखर होना चाहिए, वो नेतृत्व मुखर होना चाहिए, और वो नेतृत्व प्रबुद्ध होना चाहिए, ताकि नीतिगत मामले में नीति की बात जब हो लागू करने की, तो उसमें समलक्ष संबोध होना चाहिए एक दूसरे के बीच में। तो वो जो धारा निकली थी जिसमें बहुत लीडरशिप पैदा हुआ था, हम लोग अंतिम कतार के लोग हैं समाजवादी आंदोलन के, तो उस लीडरशिप की जो भी संभावना थी, पोटेंशियल फोर्स से जो निकलता था, उस संभावना को नीतीश जी ने खत्म कर दिया है। तो ये मौलिक विवेचना है सामाजिक न्याय की। दूसरी बात डॉक्टर लोहिया कहते थे कि लशा की तरह जिस नेता को
साटा जाए जात या समूह का, सामाजिक समूह का प्रतिनिधित्व करने के लिए, तो लासा एक तरह से टंघीचा होता है, जिसको कर्पूरी ठाकुर ने यदि लोगों के बीच में गा करके कहा। तो ऐसे लोग समाज का बदलाव के लिए, परिवर्तन के लिए नेता नहीं हो सकता है, वो एमएलए हो सकता है, एमपी हो सकता है, सुविधाभोगी हो सकता है। तो नीतीश जी ने जो सामाजिक न्याय की शक्ति या फोर्स है सोशल चेंजेस का, उस धारा को धुंध कर दिया है, खत्म कर दिया है। प्रखरता, मुखरता या प्रबुद्ध चेतनाशील लोग नेतृत्व में आएंगे, वो संभावना भी नहीं है, खत्म कर दिया है, नई संभावना पैदा करनी होगी। तो ये किया है उनके दबाव में, या उनका स्वाभाविक दृष्टि ऐसी रही है। हमारा तो मानना है कि उनका स्वाभाविक भी दृष्टि उनकी रही है, और दबाव भी रहा है कि इसको, इस फोर्स को मारो। तो ये बड़ा अहित किया है नीतीश कुमार ने। ये एहसास पिछड़ा में, अति पिछड़ा में, दलित में भी हो गया है कि नीतीश कुमार मेरा आदमी नहीं है। नीतीश कुमार उनका आदमी है जिन्होंने कर्पूरी ठाकुर को 22 महीने में विदा कर दिया था आरक्षण के चलते, और जिन लोगों ने लालू जी को 27 महीने में विदा कर दिया था मंडल कमीशन या सामाजिक न्याय की शक्ति को मजबूत करने के कारण। तो ये बात है, इसीलिए सारी बातों का जवाब अब नीतीश के पास नहीं है। तो ये तो नीतीश जी की बात हो गई। ये बात हो गई कि सत्ता कैसे लोगों के पास होनी चाहिए। मेरा सवाल अब ये है कि आपने लालू जी के साथ भी काम किया, उनके बेटे तेजस्वी जी के साथ भी काम कर रहे हैं। आपने कहा कि हम अब अंतिम पीढ़ी हैं जो सामाजिक न्याय की बात करता था। तो क्या ये युवा वर्ग जिनके साथ अभी आप काम कर रहे हैं, तेजस्वी आपसे बहुत छोटे हैं, अगर मैं ये कहूँ कि आपके गोद में खेले होंगे तो ये गलत नहीं होगा। तो एक युवा के तौर पे आप उनको देखते हैं, लालू प्रसाद यादव के बेटे के तौर पे देखते हैं, या अपनी पार्टी के एक बड़े कद्दावर नेता के तौर पे? देखिए, लालू जी के वो पुत्र हैं, इसको तो सबको स्वीकार करना होगा। लालू जी ने चमत्कारिक काम किया बिहार में, ये भी मानना होगा। बिल्कुल, सामाजिक चमत्कारी न्याय, व्यक्तित्व है उनका। चमत्कारिक व्यक्तित्व और चमत्कारिक काम भी किया है। तो सामाजिक परिवर्तन के मामले में सामाजिक न्याय की अवधारणा थी, उसको स्थापित करने के मामले में लालू जी का एक कालखंड रहा है। तो ये पारिवारिक संस्कार जो विकसित हुआ, उसी पारिवारिक संस्कार में तेजस्वी जी का लालन पालन भी हुआ, ज्ञानवर्धन भी हुआ, और उसी दृष्टि से उनका भी ये जो व्यक्तित्व विकसित हुआ है। सर, तो वो तेज प्रताप का भी तो हुआ हैं? तेज प्रताप जी का भी तो वैसे ही लालन पालन हुआ। देखिए, तेज उनको प्रताप क्यों जी अलग कर ग्रहण नहीं कर सका, मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं कहूँगा, कंपेरेटिवली हम विवेचना नहीं करेंगे। तेज प्रताप यादव जी का हम जवाब नहीं देंगे यहाँ, लेकिन 3 भाई रहता, 4 भाई रहता, 5 भाई रहता, 2 ही भाई रहता है। ये ज्यादा थे आपके शब्दों नहीं, के योग्यता तो डिग्रीधारियों की भी होती है, कहा जाता है बहुत बड़ा विद्वान आदमी है, इनके पास बहुत डिग्री है। तो ये मेरा पैरामीटर नहीं है, ये मानदंड मेरा नहीं है। मानदंड है दृष्टि का, कन्विक्शन का। आप संतुष्ट हैं उससे? तो वो कन्विक्शन तेजस्वी जी में बहुत मैच्योर्ड हो गया है। दिखता है आपको, क्योंकि दिखता आपकी ही ना। आंखें हाँ, हैं, देखते तो आप हैं। वो सब चीजों को तो देख सकते बात हैं। को समझने में, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कास्ट एंड पॉलिटिक्स बिहार में साथ साथ चलता है। तो जो सामाजिक संरचना है यहाँ, और जो राजनीति को प्रभावित करती है, उसी में ये भी निहित है कि हम परिवर्तन चाहते हैं।
तो वो जो आईक्यू, वो जो दृष्टि है, वो विजन है, वो 83 में विकसित हो गया है। अच्छा। और उसको बात को प्रखरता के साथ रखते हैं, समझते हैं, और नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग माइंड है उनका इसमें ऊपर, लालू जी की तरह, जी। कर्पूरी जी की तरह। सामाजिक न्याय की बात वो भी सामाजिक न्याय हो, बिहार का सर्वांगीण विकास कैसे हो, विकसित बिहार कैसे, बिहार भारत सरकार के भारत के मैप पर आवे, वो सारी बातें जो होती है तो उनके कर्म से, उनके काम से, उनकी बोली से, एक्शन से वो परिलक्षित हो जाता है। इसीलिए तेजस्वी प्रसाद यादव में बहुत मैच्योरिटी है। अगर नहीं मैच्योरिटी रहती तो 10 लाख नौकरी की बात आसानी नहीं था करना, और फिर उसको लागू करना, जब तक रहे तब तक 5 लाख नौकरी मिल गई। चलिए, आपने नौकरी की बात की, मेरा दूसरा सवाल वही होने वाला था कि जितनी भी योजनाएं आप बोल रहे हैं, मतलब आरजेडी जो भी घोषणाएं कर रही है, चाहे वो माई बहन योजना की बात हो, या रोजगार की बात हो, या इंडस्ट्रीज की बात हो, तो वो सारी योजनाएं नीतीश कुमार लगातार उसको लागू करते जा रहे हैं। यानी आपका जो ड्रीम प्रोजेक्ट है वो सारा हाईजैक कर लिया है नीतीश कुमार ने। तो क्या आरजेडी के पास कुछ नया प्लान है, कुछ नई रणनीति है 2025 के लिए? देखिए, राजनीति हमेशा खैरात पर आधारित नहीं होती है। खैरात दो तो वोट लिया जा सकता है, खैरात से समाज को बदला नहीं जा सकता है। लेकिन अभी तो वही चलन है ना सर। अभी यही है, 5 किलो अनाज मुफ्त में दिया जा रहा है। एक एक परिवार के पास 25 किलो 30 किलो महीना में अनाज हो जाता है। लेकिन अगर उनके बीच में आप जाइए तो उनके बीच में भी परिवर्तन की इच्छा जगेगी। हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारे समाज की बेटियों का बलात्कार हो रहा है, हत्या हो रही है, न्याय नहीं मिल रहा है। उसके बीच में भी बात होती है, न्याय इसलिए नहीं मिल रहा है कि नीतीश कुमार की सरकार में जो शासन का चरित्र है, वो चरित्र उसी वर्ग से आता है जिस वर्ग के हाथ में शोषण का औजार रहा है। तो 5 किलो अनाज देकर, खैरात देकर के बदला नहीं है मानसिकता को। ये मानसिकता है परिवर्तन के, बदलाव की। और सामाजिक न्याय यही सबसे बड़ी शक्ति है। सर, एक जो सबसे आम बात है, हम पिछले 15 साल का इतिहास अगर देखें तो जब भी चुनाव होता है, तेजस्वी जी चाहे कितने भी वादे कर लें, वो युवाओं को जोड़ने की बात करें, वो रोजगार की बात करें, इंडस्ट्रीज की बात करें, लेकिन उनका पीछा कुछ बातें नहीं छोड़ती हैं कि आपके फादर के शासनकाल में क्या था, आपकी माँ के शासनकाल में क्या था, वो जंगल राज था। ये जो एक उसको मैं क्या कहूँ, कलंक तो नहीं कह सकती, लेकिन हाँ, ये एक जो चीज उनके ऊपर बार बार जो लांछना लगती है, उससे कैसे आरजेडी बाहर खुद को निकालेगा? क्या है रणनीति आरजेडी की कि इन सभी बातों का इस बार 2025 में वो करारा जवाब दे सके? देखिए, पहले ही मैंने कहा कि जो हमारा जनाधार है, जिस वर्ग का सपोर्ट हमको है, उनके मुंह में अभी भी बहुत ज्यादा बोली नहीं है। प्रचार तंत्र की वो शक्ति नहीं है, ये बात सही है। लेकिन पहले जो स्थिति थी उसमें बहुत परिवर्तन है। ये जंगल राज जो है, ये जंगल राज हमारे लिए गाली है। बिल्कुल, तभी मैंने कहा कि इससे कैसे निकलेंगे आप? तो पिछड़ा वर्ग को ये महसूस हो रहा है कि जंगल राज का करके हमको गालियां दी जा रही है। ये समझदारी विकसित हो गई है पिछड़ा वर्ग के लोगों में। अब एक बात कहते हैं, काजल नाम की लड़की 18-19 साल की थी, उसका अपहरण होता है पूर्णिया में, उसका बलात्कार होता है, उसकी हत्या हो जाती है, न्याय आज तक नहीं मिला। और पूर्णिया से लेके पटना तक
पैदल मार्च निकाला उन लोगों ने एफआईआर के लिए, गिरफ्तारी के लिए। 53 साल की महिला के साथ बलात्कार हुआ। आम बटोरने के लिए, बिछने के लिए गई थी गाची में, बगीचा में। 4 महिला की 5 महिला थी और कुछ दिया, कुछ रख लिया। परिवार के लोग इधर उधर भटका, कहीं कोई सहयोग नहीं किया। जब हम लोगों ने कहा कि अब जाएंगे हम, हमारा कार्यक्रम निकला वहां जाने के लिए, तब लाश महकता हुआ, बदबू देता हुआ वो सब मिला। पेट्रोल ने ये तेजाब छिड़ दिया था बॉडी पर, दोनों टांग को चीर दिया था, विभत्स तरीके से उसके साथ बर्बरता किया था। तो इसमें एफआईआर हुआ अननोन करके। अभी 3.5 महीना की, साल की 3.5 साल की मुसहर महादलित की बेटी का शाम में किडनैपिंग होता है, 7 बजे रात में उसके साथ बलात्कार होता है। 4 दिन के बाद उसकी हत्या करके, यह मरा हुआ था, लाश एक झाड़ी में फेंक दिया। हम जब पहुंचे घटनास्थल से, मैंने उसके घर पर से डीएसपी को टेलीफोन किया कि एफआईआर हुआ, तो कहा कि हो गया। हमने कहा कि तो शेड्यूल कास्ट की लड़की थी, ये तो चर्चा एफआईआर में नहीं है। तो कहा कि सर ये हम जोड़ देंगे। डीएसपी कहा कि हम जोड़ देंगे, जो पूछते हैं। महादलित की लड़की थी, एफआईआर में चर्चा नहीं है, क्योंकि इसको मदद के लिए स्पेशल प्रोविजन है कानून में। अब ये होता है, कोई सुनता नहीं है। ये महाजंगल राज है कि लालू यादव के राज में कहीं घटना घटती थी तो गरीब का, पिछड़ा का, दलित का बेटा थाना पर जाकर कहता था एफआईआर करो, कार्रवाई करो। दोनों में कौन जंगल राज हो सकता है आज का? तो ये तो चूंकि हम काउंटर नहीं करते हैं, हमारे लोग नहीं, आज भी अबोध है वो, मुंह का आवाज है वो। लेकिन सर जो दौर था आरजेडी का, वो मुझे याद है कि उस वक्त भी महिलाओं के साथ बहुत बर्बरता होती थी। और उसमें मुझे एक केस याद है जिसमें एंकर और सीजर की गिरफ्तारी हुई थी। दुर्गा पूजा का वो वक्त था और लड़की को खींच लिया था दोनों भाइयों ने और ले जाकर उसके साथ ना सिर्फ बलात्कार किया बल्कि झाड़ियों में उसको फेंक दिया मरणासन स्थिति में। बाद में उसमें बहुत हंगामा हुआ। हालांकि केस मामला दर्ज हुआ, दोनों को सजा भी हुई और ईश्वर ने भी उसको सजा दी, क्योंकि उसके फादर भी मर गए और माँ भी मर गई और साथ दोनों लड़कों को भी कुछ हुआ अप्राकृतिक रूप से। तो दौर तो सर वो भी था जो महिलाओं के लिए अच्छा नहीं था, और दौर आज भी महिलाओं के लिए अच्छा नहीं है। जंगल राज की बात जब हम करते हैं तो अपहरण, हत्या, बलात्कार तब भी हुआ करते थे। अब थोड़े कम है या मामला दर्ज नहीं हो रहा है? आपको क्या लग रहा है कि मामला दर्ज नहीं हो रहा है इसलिए अपराध हमें कम दिख रहे हैं, या वाकई अपराध कम हैं अभी? देखिए, आपने स्वयं अपने प्रश्न में जवाब दे दिया, जवाब निहित है जी। लालू जी के राज में ऐसी बातें नहीं थी। राबड़ी जी के राज में कुछ घटनाएं ऐसी घटी थी। मैं दोनों का अलग कर रहा हूं। जी बिल्कुल। तो उसमें एक्शन हुआ, एफआईआर हुआ, गिरफ्तारियां हुई। हाँ, जबकि उसके फादर बहुत बड़े लॉयर थे। हाँ, उसके बाद भी। थे, सब कुछ हुआ। आज स्थिति है कि गिरफ्तार नहीं होता है, एफआईआर नहीं होता है, कार्रवाई नहीं होती है, और अगर कार्रवाई भी होती है तो गुमनाम लोगों के खिलाफ में एफआईआर होता है। ताकि जब आज का हाँ, पचगछिया की लड़की 53 महिला 53 साल की, वो 3 बार जीती है वार्ड के मेंबरशिप में। संवैधानिक संस्था है पंचायत। अब उसमें जो पागल होगा, जो दिवालिया होगा, जो विदेशी होगा, ये सब नहीं हो सकता, चुनाव नहीं लड़ सकता है।
ये संविधान में व्यवस्था है। उसके बारे में लिख दिया कि दिमाग खराब था, बेहोश हो जाती थी, उन्मत्त थी, पागल थी। एफआईआर लिखा और उन्मत्त पागल लिखा दिया, गुमनाम करके एफआईआर कर दिया। तो लालू यादव के सरकार में चालाकी और धूर्तता नहीं थी करने की। अभी चालाकी धूर्तता क्यों? तंत्र वही है, मंत्र वही है, मंच वही है, सरकार वही है, सरकार चलाने वाले वही लोग हैं। तो आपको वहाँ के आपको इसीलिए तो महाजंगल है, राज है। जी, आपको क्या लगता है कि जो सरकार है उसके ऊपर नौकरशाही जो है वो हावी है? बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो भ्रष्टाचार है, नौकरशाही है, पुलिस का जुल्म है, पुलिस का राज है। इसके बाद जो जो विशेषण जोड़ दीजिए, जनता की नहीं कोई सुनवाई है। और खास करके जो जनता अति पिछड़ा है, दलित है, उसकी कोई सुनवाई नहीं है। मुट्ठी भर लोग की सरकार है। जी। तेजस्वी जी युवा चेहरा हैं, सीएम का चेहरा भी हैं। ये बताइए कि जो इंडिया गठबंधन है, ऐसी खबरें आ रही हैं कि आपस में कहीं ना कहीं टूटने की स्थिति है, टूट की स्थिति है, बिखराव की स्थिति है। क्या महागठबंधन पूरी तरह से एकजुट है या आने वाले चुनाव में हम इसे बिखरता हुआ देखेंगे? देखिए, सारी बातें अफवाह है। कहीं टूटने की स्थिति नहीं, बिखरने की स्थिति नहीं है। कौन बिखर रहा है, कौन टूट रहा है, मुझको तो नहीं जानकारी है। सही बात मैं कहता हूँ, ये सब अफवाह है, प्रचार है। चूंकि महागठबंधन की स्थिति और तेजस्वी जी की स्थिति दिनों दिन मास में पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ रही है और स्थिति बहुत मजबूत सुदृढ़ हो रही है। अभी 4 दिन पहले यही प्रश्न एक अखबार वालों ने हमसे पूछा, तो हमने पूछा उस दिन कि कल तो महागठबंधन की मीटिंग राहुल जी के डेरा पर दिल्ली में हुई है और उससे मुकेश सहनी निकलते हुए देखा गया है, तो किसका विघटन हुआ बताइए हमको। उसी के बारे में प्रचार कर रहा था, वो भाग गया। तो ये सब गलत है। अभी तो राहुल जी का और तेजस्वी जी का कार्यक्रम बन रहा है 17 तारीख से यात्रा के लिए, और 2 सितंबर तक, संभवतः 2 सितंबर तक खत्म होगा। तो एकता का ये उदाहरण नहीं है क्या कि हम एक हैं? बिल्कुल, लेकिन जब सीट बंटवारे की बात होती है तो कहीं ना कहीं अभी सीट बंटवारा, कौन कितना सीट लेगा, किसको कितना सीट दिया जाएगा, इसकी कोई चर्चा भी नहीं हुई है। 13-14 को तो कांग्रेस की मीटिंग एक्सरसाइज करने के लिए कितना सीट के लिए डिमांड करेगा। जी, तो क्या लगता है कि उस वक्त कुछ हो सकता है? अब इस महीना के लास्ट तक इस पर बातें होगी। अच्छा, चलिए ये समझने की कोशिश करते हैं कि तेजस्वी जी को आप कहाँ देखते हैं? आपको लगता है कि लालू जी के अंदर जो एक किंग मेकर वाला जो एक गुण था, उनके अंदर जो क्वालिटी थी कि वो जहाँ खड़े हो जाते थे, भीड़ वहीं से शुरू होती थी और उनको सुनने के लिए हजारों हजार की संख्या में जो लोग उनके विरोधी भी रहते थे वो भी उनको सुनना चाहते थे। तो क्या वो करिश्मा आप देख पाते हैं तेजस्वी जी में आज या आने वाले वक्त में? देखिए, करिश्मा लालू जी में एक अलग स्टाइल था करिश्मा का, इसीलिए करिश्मा इसको कहिए, चमत्कार कहिए। तेजस्वी जी में एक अलग आकर्षण है, मैं आकर्षण का प्रयोग कर रहा हूँ शब्द का। तेजस्वी जी में एक अलग आरक्षण है, नौजवान है, और 2 बातें इसको हाइट को बढ़ा दिया है। पहली बार नीतीश कुमार जी जो पलट गए थे, लालू जी ने कहा कि पलटू राम है ये, जाने दो, तो तेजस्वी जी को बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष की नेता घोषित किया गया और लीडर ऑफ द अपोजिशन के हैसियत से जो भाषण उसका हुआ, सारे बिहार ने देखा। वो काफी उसकी सराहना भी की गई और भीतर से कितना नौजवान स्ट्रांग हो गया है और कन्विक्शन वाला हो गया है। वो ललकारा सरकार को और अपने काम के बारे में बताया। तो एक वो है। दूसरा, इस बार जब नीतीश जी पुनः गए लालू जी के यहाँ कि हमको अब जो हो गया सो भूल जाइए, हम तेजस्वी जी को नेता बना देंगे, उसमें गुण है,
ये कहा नीतीश जी ने, उसमें पोटेंशियलिटी है। तो तेजस्वी ने कहा कि इस आधार पर मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा, मुद्दा पर बात कीजिए। कन्विक्शन स्ट्रांग है तब ना मुद्दा की बात की। कहा मुद्दा पर बात कीजिए। मुद्दा है बेकारी, पलायन। लोग जो अनस्किल्ड लेबर है, एग्रीकल्चर लेबर है, वो भी पलायन कर रहा है। जो स्किल्ड है वो भी पलायन कर रहा है, और विद्यार्थी है वो भी नौकरी के खोज में भटक रहा है। तो पहले आप नौकरी की बात कीजिए। 10 लाख नौकरी देने की क्षमता आपको है अभी। वो गिना दिया कि रिटायरमेंट होने के बाद पद समाप्त हो जाएगा, आप री एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं दूसरे को। पहले से तैयार था। पहले से आप कुछ लोगों को री एम्प्लॉयमेंट करते हैं, वो भी सोशल फैक्टर देख करके। और जो नौकरियां खाली पद है पहले से, उसको आप भर नहीं रहे हैं। कुछ को क्रिएट करना है, क्योंकि आपको वर्कलोड ज़्यादा है, उसको क्रिएट करना होगा। ये सब जो बता दिया कि 10 लाख नौकरी, पैसा भी बता दिया। ये जो डिवोल्यूशन ऑफ फंड है, जिसके चलते सेंट्रल टैक्सेज में हमारी हिस्सेदारी होती है, वो तो 41% हमारी हिस्सेदारी है। फाइनेंस कमीशन जो अपना रिपोर्ट हमारे पक्ष में देता रहा है, फाइंडिंग्स होता है, तो कहा कि 41% आपको सेंट्रल टैक्स में पैसा मिलता है, और इसके अतिरिक्त सेंट्रल मदद आपको अलग मिलती है, योजनागत लाभ आपको मिलता है, तो पैसा तो बचत हो सकती है इसके लिए। ये 5 लाख नौकरी दे दी गई, ये मामूली 10,000 20,000 नौकरी की बात नहीं है। और फिर सरकार टूट गई, चल गए, फिर दूसरी बार पलटू राम बन गए। तो ये जो अचीवमेंट है, ये तेजस्वी जी का अपना अचीवमेंट है। 10 लाख नौकरियों वाला, जातिगत गणना कराने वाला, 65% रिजर्वेशन बढ़ाने वाला, ये जो आईक्यू है, ये अचीवमेंट अपना है तेजस्वी जी का। इसलिए तेजस्वी में मैंने अद्भुत विकास हुआ है व्यक्तित्व का। जो राजनीतिक दृष्टिकोण से जो विजन चाहिए, पॉलिटिकल विजन, बिहार कैसे डेवलप करेगा, कैसे हाइट पर जाएगा, इस सब मामले में तेजस्वी जी वाकई तेजस्वी हो गए। बिल्कुल ठीक कहा। तो आरजेडी की रणनीति क्या होगी? क्या कुछ मुद्दे लेकर के इस बार आप जाने वाले हैं जनता के सामने? देखिए, मुद्दा तो बिहार में बहुत है। अस्थाई मुद्दा है गरीबी। 11% सरकार कहती है कि हमारा विकास दर है, और बिहार के किसी भी राज्य में इतना विकास दर का रेट नहीं है, दर नहीं है। हमारे यहाँ 11% है। तो 11, भारत सरकार का विकास दर 6.5%, 6%, 7 पर नहीं पहुंचा है कोई। आपका 11 है। तो विकास दर जैसे बढ़ता है, अर्थनीति की मामूली परिभाषा है कि वहाँ कैपिटल का फॉर्मेशन होगा, और जो कैपिटल फॉर्मेशन होगा वो इन्वेस्ट होगा। कहावत है, मनी ब्रीड्स मनी, मनी पैसा को जन्म देता है। पैसे से पैसा कमा सकते हैं। तो ये पैसा फॉर्मेशन जो हुआ, वो कैपिटल तो दिखाई नहीं देता है। अब पूंजी जब निवेश होगी तो पर कैपिटा इनकम जो बढ़ना चाहिए, वो बिहार में नहीं बढ़ रहा है। 50,000, ये इकोनॉमिक सर्वे जो आपका है वो कहता है बिहार सरकार का। दूसरे राज्यों का है 1 लाख, 1.25 लाख, 80,000, 70,000। हमारे बगल में पड़ोसी राज्य हैं, उड़ीसा, हमारे बगल में असम है, हमारे बगल में यूपी है, मध्य प्रदेश है। सबका पर कैपिटा इनकम है, बिहार का नहीं है। तो 11% का प्रतिफल कहाँ गया, परिणाम कहाँ गया? ये सबसे बड़ा मुद्दा है। तो गरीबी भी नहीं घटी। जो बिलो पॉवर्टी लाइन रहता है वो तो घटना चाहिए ना, कम होना चाहिए, तो वो नहीं हुआ है। ये परमानेंट सवाल है। ये पर कैपिटा इनकम बढ़ना परमानेंट सवाल है। विकास दर होता है तो पैसा कहाँ चला जाता है? तो सुखाड़, सिंचाई, बाढ़, ये सब परमानेंट सवाल है। कार्यक्रम हमेशा दीर्घकालिक और अल्पकालिक होता है। तो एक अल्पकालिक होता है जो सुविधा से जुड़ा रहता है, तात्कालिक समस्याओं से जुड़ा रहता है। एक दीर्घकालिक होता है
जो विकास दर को बढ़ाता है तो आमदनी बढ़ाता है, गरीब पर कैपिटा लोगों में उसको आय बढ़ाता है, तो ये आय का सृजन नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीजें एक साथ टोटलिटी में देखा जाता है विकास के लिए। तो यही हमारा मुद्दा है। अच्छा, यही मुद्दा मुख्य है। मुद्दा आपके हाँ, लिए ये है। पलायन मुद्दा ये हमारा दीर्घकालिक कार्यक्रम है। अल्पकालिक कार्यक्रम में 2024 में तेजस्वी ने 4 कार्यक्रम घोषित किया था। पहला कहा इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड क्रीड, हर नारी को, हर महिला को हम पर मंथ 2500 रुपया देंगे। एक कार्यक्रम ये कहा, क्योंकि झारखंड में दिया जा रहा है माई बहन योजना के तहत। दूसरा कहा कि 400 रुपया सामाजिक सुरक्षा मिलता है वर्षों से, और ये मिलता है भारत, कुछ में भारत सरकार का फुल्ली है फंडिंग, और कुछ में 50% है। हम इसको बढ़ा करके 1500 करेंगे। जो भी जिसके पास अर्हता है और उसको नहीं मिला है उसको भी शामिल करेंगे, और जिनको मिल रहा है उसको 1500 रुपया देंगे। तीसरी योजना उन्होंने घोषित की कि गैस का सिलेंडर मिलता है बहुत महंगा। कुछ जगह बीजेपी सरकार ने, मोदी जी ने डेमोन्स्ट्रेशन किया, लेकिन सिलेंडर का दाम बढ़ गया बाद में, तो कहा कि हम 500 रुपया में देंगे, बाकी जो होगा वो सब्सिडी देंगे। अच्छा, तो तीसरा तो अच्छा है, गरीबों के लिए तो बहुत ही बहुत बढ़िया अच्छा है। चौथा कार्यक्रम 2024 में उन्होंने घोषित किया कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। ये सारे कार्यक्रम तात्कालिक है, जो दिनचर्या से गृहिणियों के साथ जुड़ा हुआ मामला, और जो दीर्घकालिक है वो मैंने आपको बता दिया। जो हमारा विजन है इसका पर कैपिटा इनकम बढ़ाने के लिए, गरीबी मिटाने के लिए, पलायन को रोकने के लिए, सिंचाई देने के लिए, बाढ़ की समस्या को समाधान करने के लिए। तो अभी मुख्यमंत्री ने क्या है कि हेडेक हो गया, नीतीश कुमार और उनके लोगों को हेडेक हो गया कि महिलाएं तो, गृहिणियां तो आकर्षित हो जाएंगी इस पर। तो उसने कैबिनेट में डिसीजन नहीं करवाया, स्वतः डिसीजन किया, और घटनोत्तर स्वीकृति के लिए, पोस्ट फैक्टो एक्सेप्टेंस के लिए, मंजूरी के लिए वो कैबिनेट में भेजा। ट्विटर हैंडल से, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से उन्हें ट्वीट कर दिया 1100 रुपया। वही 1100, 1500 करता तो कहता है तेजस्वी जी का कार्यक्रम अडॉप्ट कर लिया है, तो 1100 किया। तो हमको हमारी जीत हुई कि जिन महिला को 1500 हम देना चाहते थे, गृहिणियों को 1100 हमारे दबाव के चलते, हमारे कार्यक्रम के चलते तेजस्वी के कार्यक्रम में दिया, हम उसको सरकार मान्य 1500 करेंगे। उसी तरीके से 200 यूनिट के स्थान पर कहा कि 125 किया, 125 यूनिट। तो ये इसलिए 125 किया, कहाँ का अर्थमेटिक है उनके पास हम नहीं जानते, हमारे पास तो तेजस्वी के पास अर्थमेटिक है, समझा देगा 2 यूनिट क्यों किए। तो रेस्ट जो बचा है वो हम करेंगे। अच्छा, ये बताइए 2500 रुपया वाला माँ बहन मान योजना जो है उसमें देंगे, सरकार बनेगी। तो बीजेपी जब भी आती है, मतलब जब भी उनका चुनाव का जब भी उनका होता है, तो वो बोलते हैं इतने पार, 200 पार, 400 पार। तो आरजेडी कितने पार? 2025 देखिए, हम तो मान के चलते हैं कि गठबंधन को इस बार 150 से ज्यादा सीट मिलेगा, यानी 150 पार, 150 पार होगा। नहीं, सरकार बनेगी आरजेडी की, युवा होंगे हमारे मुख्यमंत्री। सरकार आरजेडी के नेतृत्व में महागठबंधन की जो गठबंधन है उसकी सरकार तेजस्वी के नेतृत्व में बनेगी। बिल्कुल। तो बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, महिलाओं को मानधन मिलेगा, मानधन के अलावा गैस में रियायत मिलेगी, गैस सिलेंडर जो इतना महंगा हो गया जिसकी वजह से खाना बनाने में मुश्किल हो रही है महिलाओं को। तो ये सारी योजनाएं हैं। तो ये थे मंगनी लाल मंडल जी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से, बहुत स्पष्टता से,
मेरे सभी सवालों का जवाब दिया। ये वही सवाल थे जो आम जनता जानना चाहती थी। जो आरजेडी के प्रशंसक हैं वो तो जानना ही चाहते थे, लेकिन जो विरोधी दल है वो भी ये समझना चाहता था कि दरअसल आरजेडी की रणनीति क्या है। तो आम जनता जो जानना चाहती थी, मैं उनके सवाल लेकर के इनके पास आई थी और इन्होंने बड़ी ही खूबसूरती के साथ मेरे सभी सवालों का जवाब दिया। तो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम अगली बार एक नई शख्स के साथ आपके सामने रूबरू होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।